स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में हम लोग आहार एवं पोषण विज्ञान से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। यानी कि जो हम आहार ग्रहण करते हैं, याद रखिएगा कई जगहों पे भोज्य पदार्थ का वर्गीकरण लिखा हुआ आता है, कई जगहों पे इसे भोजन का वर्गीकरण भी कहा जाता है और कई जगह के जो है वो पाठ्यक्रम में इसे आहार का वर्गीकरण ये मतलब इस रूप में भी जो है आपके सामने परिलक्षित हो सकता है। ठीक है ना? ये इतने नाम हैं, ये एक ही है। यदि इंग्लिश में हम लोग देखें तो इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, यानी कि जो हम आहार ग्रहण करते हैं, जो हम खाना खाते हैं या जो हम भोज्य पदार्थ जो है ग्रहण करते हैं, शरीर को पोषण प्रदान करने हेतु, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने हेतु और शरीर की विभिन्न प्रकार से सुरक्षा करने हेतु, तो जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, आज हम उसका क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। तो हम आहार का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फूड को आज अध्ययन में लेंगे। जब भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण की हम लोग बात करते हैं, यानी कि फूड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक आधार पे जो है हम इसको वर्गीकृत कर पाएं। तो एक आधार पे नहीं, बल्कि अनेक रूपों में जो है हम भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। जैसा कि हमने भोजन के कार्य को पढ़ा, जैसे फंक्शन ऑफ फूड को पढ़ा, तो फंक्शन ऑफ फूड भी जो है किसी एक तरीके से जो है हम लोग उसके कार्य को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं या एक कार्य में उसको समाहित नहीं कर सकते हैं। कार्य भी जो है उसके भिन्न भिन्न थे। ठीक उसी प्रकार से जब भिन्न भिन्न रूपों में भोजन हमारा कार्य कर रहा है, तो उसके यदि हम लोग वर्गीकरण की बात करें तो ये वर्गीकरण भी अलग अलग रूपों में जो है वो किया जाता है। तो जो वर्गीकरण का प्रतिरूप है या वर्गीकरण का जो रूप है जिसको हमें अध्ययन में लेना है, ये वर्गीकरण विभिन्न आधारों पे किया गया है। ठीक है? अलग अलग रूपों में जो है कुछ बेस बनाए हुए हैं, उन बेस पर जो है आधारित ये क्या है? वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो आहार एवं पोषण के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें, आहार एवं पोषण विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भोज्य पदार्थ, भोजन या फिर आहार को उनकी कार्यशैली और विशेषताओं के आधार पर पांच प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है? आहार एवं पोषण विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग देखें तो भोज्य पदार्थ या जिसे हम भोजन कह रहे हैं या फिर जो आहार है उसको उसकी कार्यशैली, याद रखेंगे, कार्यशैली और उसकी विशेषताओं के आधार पर पांच प्रकारों में विभाजित किया गया है। अब ये जो पांच प्रकार हैं, ये पांच प्रकार भोज्य पदार्थों की अलग अलग विशेषताओं पर आधारित हैं। ठीक है? क्या है ये पांच प्रकार जो है, जो पांच प्रकार बताए गए हैं, ये पांच प्रकार कैसे हैं? तो ये पांच प्रकार अलग अलग जो विशेषताएं हैं, जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन पे क्या है? ये आधारित हैं, अर्थात बेस्ड हैं। ठीक है?
इन पे क्या है, ये आधारित हैं या बेस्ड हैं। तो इस प्रकार से जो है जब हम फंक्शन ऑफ फूड की बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ फूड को अलग अलग रूपों में अलग अलग आधारों के हिसाब से या अलग अलग आधारों में भी जो है आधारगत यदि हम वर्गीकरण भी प्रस्तुत करें तो 5 आधारों पर विभाजित किया जाता है। क्या है पांचों आधार, एक बार देखें आप। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं और यहाँ पे जो है हम आधार की बात कर रहे हैं। आधार हमारे सामने है, 5 आधारों में हमने इसको वर्गीकरण किया। सबसे पहले जो है जो भोजन का वर्गीकरण है हम क्या करते हैं, कार्य के आधार पर करते हैं। ठीक है, कार्य के आधार पर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और बेस्ड ऑन फंक्शन, कार्य के आधार पर हम क्या करते हैं, आहार का वर्गीकरण करते हैं। दूसरा, नश्वरता के आधार पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिबिलिटी, यानी कि नश्वरता के आधार पर बेस्ड ऑन प्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये दूसरा वर्गीकरण हो गया। तीसरा, उद्गम के आधार पर, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दैट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी कि कहां से जो है इसका उद्भव हुआ है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो वर्गीकरण है, ये क्या होगा, उद्गम के आधार पर होगा। रासायनिक प्रकृति के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ केमिकल नेचर और बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। ठीक है, तो ये वर्गीकरण हमारे पास चौथा आ गया। और पांचवें की बात करें तो पोषक तत्वों के आधार पर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आहार और पोषण की हम लोग बात करें तो ये जो वर्गीकरण है, ये जो क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से जो है जब हम लोग आहार को वर्गीकृत करते हैं विभिन्न आधारों पर, तो वो आधार कितने प्रकार से जो है हम लोग देख सकते हैं। तो वो आधार हम 5 तरह से दे सकते हैं। सबसे पहला जो आधार होता है वो होता है कार्य के आधार पर, यानी कि जो भोजन का फंक्शन है, जो फंक्शन ऑफ फूड है, हम उसके आधार पे किस तरीके से खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं। तो जो प्रारूप जो है कार्यों के आधार पे आता है, ऐसे वर्गीकरण को हम क्या करते हैं, हमारे पहले प्रकार के वर्गीकरण में रखते हैं, जो कि कार्यों के आधार पर होता है। दूसरा, नश्वरता के आधार पर, यानी कि जो भोज्य पदार्थ है वो कब तक हम सही रख सकते हैं, कब तक खराब होता है, वो कब तक सुरक्षित रहता है, उसकी क्षमताएं जो है वो कितने समय के लिए, कितने काल के लिए होती हैं। तो इन सब तथ्यों की जब जानकारी हम प्राप्त करते हैं तो ऐसे भोज्य पदार्थों को, ऐसे आहार, ऐसे भोजन को जो है हम लोग नश्वरता के आधार पर विभाजित करते हैं, जो कि हमारा दूसरा जो है वो क्लासिफिकेशन है। तीसरा, उद्गम के आधार पे, यानी कि किस तरीके से हम ये समझ पाते हैं कि कहाँ से जो है हमारा भोज्य पदार्थ, कौन सा भोज्य पदार्थ कहाँ से जो है वो प्राप्त किया गया, किस प्रकार से जो है हमारे पास आया, हम कैसे इसको ग्रहण कर पाते हैं। तो जो सोर्स है, जो बेसिक सोर्स है, कहाँ से ओरिजिन बिंदु है इसका, तो उद्गम कहाँ से इसका हुआ, जब इस संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं और भोजन के विषय में पूरा जानने का प्रयास करते हैं, भोज्य पदार्थ के विषय में पूरा जानने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारा तीसरा आधार होता है वर्गीकरण का, उद्गम के आधार पर। क्या है ये? तीसरा हमारा आधार होता है भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण का। रासायनिक प्रकृति के आधार पर, यानी कि भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो भोज्य पदार्थों को, चाहे हम कच्चा खा रहे हैं, चाहे हम उसे पका करके खा रहे हैं, चाहे हम आधा पका हुआ प्रयोग में ले रहे हैं, चाहे हम बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रख के प्रयोग में ले रहे हैं, चाहे हम ताज़ा ताज़ा प्रयोग में ले रहे हैं, तो अनेक तरह के जो है उसके क्या है फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ रासायनिक, कुछ केमिकल नेचर जो है उन भोज्य पदार्थों के होते हैं, जिनमें कार्बनिक और अकार्बनिक बहुत ही मेन फीचर होता है। तो इनको यदि हम लोग इस आधार पे वर्गीकृत करते हैं, अर्थात भोज्य पदार्थों को जब हम लोग उसकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, तो ऐसा वर्गीकरण जो है हमारे इस पर्टिकुलरली जो है वो वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। और ये चौथा आधार होता है हमारे भोज्य पदार्थों के वर्गीकरण का। और लास्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला, पोषक तत्वों के आधार पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आहार और पोषण के संबंध में जब तक पोषक तत्वों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जब तक पोषक तत्वों के विषय में हमारी जानकारी पूर्ण नहीं होगी, जब तक उसके बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि शरीर को किस पोषक तत्व की आवश्यकता कब पड़ती है और उस पोषक तत्व की भरपाई हम कैसे कर सकते हैं, कौन से भोज्य तत्वों से कर सकते हैं, कौन से
पोषक तत्वों को मिला करके कर सकते हैं। तो ये सब तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हमारे पास इस तरह का ज्ञान ना हो। तो पोषक तत्वों को जब आधार बना करके हम भोजन को या भोज्य पदार्थों को जब वर्गीकृत करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी कि पोषक तत्वों के आधार पे होता है। और ये जो है हमारे भोजन के वर्गीकरण का 5वां आधार होता है। तो इस तरह से यदि मोटी मोटा आपसे पूछा जाए कि आहार का वर्गीकरण कितने आधार पे किया जा सकता है, यदि आपसे बिल्कुल समान रूप से या सामान्य रूप से या समरूप रूप से यदि पूछा जाए कि आहार का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है या भोजन का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल बताने में सक्षम हो कि आहार का वर्गीकरण 5 आधारों पे किया जा सकता है। कार्यों के आधार पे, नश्वरता के आधार पे, उद्गम के आधार पे, रासायनिक प्रकृति के आधार पे और पोषक तत्वों के आधार पे। बिल्कुल याद कर लेंगे, 5 बिल्कुल फैक्ट हैं जो आपको याद हो जाना चाहिए। कार्यों के आधार पे, नश्वरता के आधार पे, उद्गम के आधार पे, रासायनिक प्रकृति के आधार पे और लास्ट आता है पोषक तत्वों के आधार पे। कहीं भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल रट लीजिए, आप रट लीजिए, ये पांचों आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। जब भी फूड क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो ये 5 बेसिक फंडामेंटल्स जो है आपको एक आधार के रूप में, एक बेस के रूप में आपको जो है ये याद होना चाहिए। तो जो फूड क्लासिफिकेशन है या क्लासिफिकेशन ऑफ फूड जो है वो बेस्ड होता है 5 आधारों पे। ये हमारे 5 आधार हैं, बिल्कुल याद कर लीजिए। कौन कौन से हैं फिर से एक बार गिनेंगे हम लोग। कार्यों के आधार पे, नश्वरता के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे अर्थात उद्गम के आधार पे, रासायनिक प्रकृति के आधार पे और पोषक तत्वों के आधार पे। तो ये बिल्कुल आपको क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 5 आधार जो है ये हमारे सामने जो है ये क्लासिफिकेशन है किसका, आहार का, जो कि 5 आधारों पे हम लोग देख रहे हैं। अब एक एक को जो है वो काफी डिटेल में हम क्या करेंगे, अध्ययन में लेंगे। और श्रृंखला की शुरुआत जो है सबसे पहले नंबर के आधार से हम क्या करते हैं। तो पहले नंबर का आधार क्या है, कार्यों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, ठीक है। कार्य के आधार पर बेस्ड ऑन फंक्शन क्या है ये, आहार का वर्गीकरण, आहार का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेस्ड ऑन फंक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ फूड, ठीक है। यदि देखने की हम लोग कोशिश करें तो यहाँ पे देखें, हम कार्य के आधार पर भी भोज्य पदार्थों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। इससे संबंधित तथ्यों को, जो भोजन के कार्य हैं यानी कि जो फंक्शन ऑफ फूड हमने अध्ययन में लिया था उसमें काफी हद तक हमने इसको पढ़ा था। तो कुछ वैसे ही मिलते जुलते जो है ये है, कार्यों के आधार पर जो पहला वर्गीकरण है भोज्य पदार्थ का, वो क्या है, शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, यानी कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं, उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं, उनका विकास करते हैं। ये सारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ये पहले, हमारा जो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जो कि बेस्ड ऑन फंक्शन है, यानी कि हमारे जो है वो पहले आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है उसका क्या है, ये पहला भाग है, शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ। दूसरे भाग में आते हैं, दूसरे प्रकार में आते हैं, तो ये क्या है, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, यानी कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी देते हैं, जिनसे हमारा शरीर क्या होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय रहता है। तो ऐसे भोज्य पदार्थों को हम इनमें रखेंगे। और तीसरा प्रकार है शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, यानी कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर की रक्षा हमारे बाह्य आघातों से करते हैं, यानी कि शरीर को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करते हैं। तो इस तरीके से जो है कार्य के आधार पर यदि आहार का वर्गीकरण किया जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार से हम लोग भोजन को देख सकते हैं या 3 प्रकार से भोज्य तत्वों को देख सकते हैं। पहला शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, बॉडी बिल्डिंग फूड। दूसरा ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, दैट इज एनर्जी यील्डिंग फूड। और तीसरा है शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ अर्थात बॉडी प्रोटेक्शन फूड। तो याद रखेंगे, कार्यों के आधार पर हम
जो भोज्य पदार्थ है या आहार है या भोजन है, इसको 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको। फर्स्ट यदि हम लोग बात करें तो क्या है? निर्माणक तत्व। सेकंड यदि हम लोग बात करें तो क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व। और थर्ड यदि हम लोग बात करें तो क्या है? याद रखेंगे, सुरक्षात्मक तत्व। ठीक है, निर्माणक तत्व, ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व और सुरक्षात्मक तत्व। तो यदि हम लोग इनको 3 भागों में कार्यों के आधार पर विभाजित करते हैं, फंक्शंस के आधार पर विभाजित करते हैं, तो ये 3 प्रकार के भोज्य पदार्थ हमारे सामने दिख रहे हैं। ठीक है, अब इनके अंतर्गत जो है, जब हम लोग भोजन के कार्य को अध्ययन में ले रहे थे, तो उसमें हमने काफी डिटेल में पढ़ा था कि कौन कौन से पोषक तत्व जो है किस तरह से जो है वो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, किस तरह से हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और किस तरीके से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। फिर भी यहाँ पे हम एक एक को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ की बात करते हैं। शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ अर्थात बॉडी बिल्डिंग फूड की हम लोग बात करते हैं। तो देखें यहाँ पे प्रोटीन, जल एवं खनिज। याद करेंगे, मैंने आपको बिल्कुल ये कराया था। प्रोटीन, जल एवं खनिज क्या है? प्रमुख शरीर निर्माणक तत्व हैं। क्या है? ये तत्व है। यहाँ पे तत्व के साथ साथ पोषक तत्व भी जो है वो मेंशन करना जरूरी है। ये क्या है? पोषक तत्व हैं। ठीक है, क्या है ये? न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स हैं। विटामिन भी शरीर निर्माणक तत्व के रूप में शामिल किया जाता है। विटामिन को भी हम क्या करते हैं? शरीर निर्माणक तत्वों के रूप में यहाँ पे शामिल करते हैं। उपरोक्त तत्वों से युक्त, यानी कि ये जो पोषक तत्व है, प्रोटीन, जल, खनिज एवं विटामिन, इन तत्वों से युक्त। ठीक है, तत्वों में क्या आएगा? पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों से युक्त भोजन शरीर की वृद्धि एवं विकास क्या करते हैं? हमेशा निरंतर जो है वो जारी रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे शरीर की वृद्धि एवं विकास को जो है जब ये कंटिन्यू करते हैं, तो ये शरीर निर्माणक पोषक तत्व के रूप में जाने जाते हैं। शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, सॉरी नॉट पोषक तत्व, भोज्य पदार्थों के रूप में जाने जाते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। प्रोटीन, जल, खनिज एवं विटामिन पोषक तत्वों से युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं, वो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसे तत्वों से युक्त जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, ऐसे पोषक तत्वों से युक्त जितना भी आहार हम लोग ग्रहण करते हैं, ये सभी आहार जो है, सभी आहार क्या होते हैं? शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, दूसरा हम आते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, तो देखें कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये मुख्य रूप से क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ पे प्रोटीन का नाम भी जो है वो लिखा हुआ है। उपरोक्त तत्वों से युक्त, तत्वों में अगेन यहाँ पे पोषक तत्व से युक्त आहार ग्रहण करने से शरीर को क्या मिलती है? याद रखेंगे, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है और उष्णता भी मिलती है। शरीर को क्या मिलती है? एक स्ट्रेंथ मिलती है, एनर्जी मिलती है और कहीं ना कहीं शरीर को जो है वो हीट यानी कि गर्मी भी मिलती, उष्णता भी मिलती है। शरीर के तापमान पर नियंत्रण, जो शरीर की उष्णता है उसके ऊपर नियंत्रण अर्थात कंट्रोल। मांसपेशियों पर प्रसरण एवं संकुचन, यानी कि जो सिकुड़ती हैं और जो फैलती हैं, सिकुड़ना और फैलना, जो मांसपेशियां हमारी सिकुड़ रही हैं और फैल रही हैं, तो प्रसरण एवं संकुचन। उत्सर्जन तथा वहन, वहन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है? कार्बोज एवं वसा जो है वो अनिवार्य होता है। क्या होता है? कार्बोज एवं वसा क्या होता है? अनिवार्य होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना है। याद रखेंगे, जो प्रोटीन का मुख्य कार्य है वो तो शरीर का निर्माण करना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था कि ऐसी स्थिति कोई यदि आ जाए कि जब व्यक्ति जो है कार्बोहाइड्रेट या वसा से ऊर्जा को नहीं ले पाता है या उसको मना होता है कि वो नहीं ग्रहण कर सकता है, या किसी ऐसी स्थिति में वो उसको नहीं ग्रहण कर पाता है, तो उस स्थिति में एक सहायक ऊर्जा उत्पादक के रूप
में जो है वो प्रोटीन क्या करता है, कार्य करता है। लेकिन प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना ही होता है। लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में यह शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्वों की यदि हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो है हम क्या कर रहे हैं, गिनती में शामिल कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से युक्त, वसा से युक्त और प्रोटीन से युक्त, इन तीनों ही पोषक तत्वों से युक्त जो भी भोज्य पदार्थ हमारे तैयार हो रहे हैं, जो भी आहार हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, ये सारे आहार, सारे भोज्य पदार्थ जो है हमारे इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। कौन सी श्रेणी? सेकंड नंबर की श्रेणी, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ। फिर से एक बार देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। उपरोक्त तत्वों यानी कि उपरोक्त पोषक तत्वों युक्त आहार ग्रहण करने से शरीर को क्या मिलती है? ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है और उष्णता मिलती है। ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है और उष्णता मिलती है। शरीर के तापमान पर नियंत्रण, मांसपेशियों का प्रसरण और संकुचन। शरीर के तापमान पर नियंत्रण, मांसपेशियों का प्रसरण होना और संकुचन होना, उत्सर्जन करना और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वहन इत्यादि के लिए क्या होता है, कार्बोज और वसा अनिवार्य होता है, या मुख्य रूप से जो है ये क्रियाशील होते हैं या सहायता करते हैं, या इनका जो है वो मुख्य कार्य होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना होता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में जब कार्बोहाइड्रेट या वसा से व्यक्ति ऊर्जा नहीं ले पाता है या उसे ग्रहण नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में ग्रहण किया गया प्रोटीन जो है व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, मानव को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये जो है हम लोग दूसरे जो है वो भोजन के कार्य पर आधारित ये दूसरा वर्गीकरण है, एनर्जी यील्डिंग फूड। नेक्स्ट, तीसरे प्रकार पे आते हैं। तीसरा प्रकार क्या है? शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ। मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जो हर तरह से हमारे शरीर की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ जो हर एंगल से, हर तरीके से क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। खनिज, विटामिन तथा, यहाँ पे तथा होगा, नॉट यथा, ठीक है ना, तथा प्रोटीन जैसे तत्व, याद रखेंगे, खनिज, विटामिन तथा प्रोटीन जैसे तत्व शरीर को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ऐसे तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहा जाता है। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें विटामिन, खनिज और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, समाहित होती है। तो जितने भी ऐसे आहार हैं, जो भी भोजन, चाहे डिश कोई सी भी हो, लेकिन जिसमें भी विटामिन, प्रोटीन और खनिज जो है वो समाहित है, ऐसे फूड को, ऐसे आहार को जो है रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहा जाता है। याद रखेंगे, ये भोज्य पदार्थ शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये भोज्य पदार्थ जो है विटामिन से परिपूर्ण, प्रोटीन से परिपूर्ण और खनिज से परिपूर्ण जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम लोग इम्यूनिटी पावर कहते हैं, इसको क्या करते हैं, विकसित करते हैं। इसको क्या करते हैं, विकसित करते हैं। और इसके विकास से ही, या इस प्रकार के जो है वो डेवलपमेंट से ही हमारा शरीर जो है, जो बाह्य बीमारियां हैं या बाहर से आने वाले किसी तरीके के घातक संकेत हैं जो शरीर पे पड़ने वाले हैं, तो ऐसे तत्वों से, ऐसी बीमारियों से, ऐसे घातक संकेतों से हमारा शरीर क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो इस तरीके से जो है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भोजन के कार्यों के आधार पर जब हम लोग खाद्य पदार्थों को या भोज्य पदार्थों को, भोजन को या आहार को वर्गीकृत करते हैं, तो उसका जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है बॉडी प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ। कौन से हैं, क्या हैं? खनिज, विटामिन तथा प्रोटीन जैसे तत्व शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं, और इनको इंक्लूड करते हुए जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, वो सभी भोज्य पदार्थ जो है वो क्या कहे जाते हैं, रक्षात्मक भोज्य पदार्थों की श्रेणी में रखे जाते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं, यानी कि इम्यूनिटी पावर को जो है वो डेवलप करते हैं, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, सुरक्षित होता है। तो इस तरीके से जो पहला वर्गीकरण है, जो
पहला वर्गीकरण है हमारा कार्यों के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ फंक्शन ऑफ फूड। कार्यों के आधार पर जब हम भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार का वर्गीकरण हमारे सामने आया। पहला वर्गीकरण क्या है? शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, बॉडी बिल्डिंग फूड। दूसरा वर्गीकरण क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ यानी कि एनर्जी यील्डिंग फूड। और तीसरा है शरीर रक्षात्मक भोज्य पदार्थ अर्थात बॉडी प्रोटेक्शन फूड। तो ये 3 प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको वर्गीकृत करते हैं। मैं आशा करती हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। देखें आप, फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि एक जो भोजन का कार्य है, भोजन का फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। जो पोषक तत्व हैं, बेसिकली पोषक तत्वों के कार्य जो हैं उनको हम एक बार देखते हैं। पोषक तत्वों के कार्यों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये देखें आप, ये पोषक तत्व है, ये हमारा जो है पोषक तत्व है। देन उसका जो मेन फंक्शन है यानी कि जो मुख्य कार्य है, पहले उसको देखेंगे। देन उसके बाद उस मुख्य कार्य के अतिरिक्त वो क्या कार्य करता है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं, पहला जो वर्गीकरण हमारे सामने है वो क्या है? कार्बोज। फर्स्ट यदि हम लोग बात करें क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो यदि मुख्य फंक्शन की हम लोग बात करें तो देखिए, मुख्य रूप से जो है ये क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है? शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। अतिरिक्त कार्य की यदि हम लोग बात करें यानी कि शरीर जो है एनर्जेटिक है, शरीर को पूर्ण मात्रा में, जितनी मात्रा शरीर को एनर्जी के लिए चाहिए, यदि उतनी मात्रा जो है उसको प्राप्त होता है और यदि कुछ मात्रा अतिरिक्त होती है तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर का निर्माण कार्य एवं मरम्मत में जो है वो लग जाता है। ठीक है, शरीर के निर्माण कार्य एवं मरम्मत में जो है वो लग जाता है। नेक्स्ट, दूसरा प्रोटीन की बात करते हैं हम लोग। सेकेंड जो पोषक तत्व है वो क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन का यदि मुख्य कार्य हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 कार्य जो है वो मुख्य रूप से हम लोग देख रहे हैं जो प्रोटीन जो है हमारे शरीर में करता है। सबसे पहले शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है। शरीर निर्माणक तत्व के रूप में इसको जानते हैं हम लोग। तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करता है। जो भी हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं कहीं भी किसी भी तरीके से चोटिल हो जाती हैं, किसी भी तरीके से डैमेज होती हैं, उनमें किसी तरीके का टूट फूट होता है तो उनको रिपेयर करने का कार्य, उनको मरम्मत करने का कार्य कौन कर रहा है हमारे शरीर में? तो प्रोटीन कर रहा है। और शरीर रक्षात्मक तत्व के रूप में भी जो है वो प्रोटीन को जाना जाता है यानी कि शरीर की जो है ये क्या करता है? रक्षा करता है। तो इस तरीके से शरीर का निर्माण करना, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना और शरीर की रक्षा करना, ये क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य है। याद रखेंगे, ये तीनों जो है वो क्या है? मुख्य कार्य हैं। जबकि हम अतिरिक्त कार्य पे जाते हैं तो ये क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन क्या करता है? अतिरिक्त कार्य में यदि जाते हैं तो अतिरिक्त कार्यों में प्रोटीन जो है शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ये बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं तीसरा, वसा की बात करते हैं, फैट की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से क्या करता है? फैट जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और अतिरिक्त कार्यों में यदि हम लोग देखें तो शरीर का क्या करता है? ये निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, विटामिन की बात करते हैं हम लोग। तो विटामिन के कार्यों के यदि हम लोग बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे ये क्या करता है? शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, शरीर की रक्षा करता है। दूसरा जो है वो शारीरिक क्रियाओं एवं का जो है वो नियमन करता है और नियंत्रण करता है। जितनी भी हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, जितनी भी हमारे फिजिकल फंक्शंस हैं, उन क्रियाओं का एक तरीके से नियमन करना यानी कि टाइमली जो है, टाइम पे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से जो है वो फंक्शन जो है वो एक्टिव होते रहें, उस तरीके से वो चलते रहें एंड कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल बना रहे। तो हमारी जो क्रियाएं हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक जो भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं पर नियमन और नियंत्रण का कार्य कौन कर रहा है? हमारे शरीर के अंदर विटामिन कर रहा है। और अतिरिक्त कार्यों की यदि हम लोग बात करें तो अतिरिक्त कार्यों में शारीरिक निर्माण और मरम्मत जो है विटामिन क्या करता है? अतिरिक्त कार्यों में हमारे शरीर में कर रहा है। नेक्स्ट, पांचवा, खनिज लवण की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं। तो मुख्य कार्य के रूप में यदि हम लोग देखें तो शरीर की क्या करता है? ये रक्षा करता है। ठीक है, रक्षात्मक
तत्व के रूप में जाना जाता है। शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण ये भी करता है और शारीरिक निर्माण एवं मरम्मत जो है ये करता है। तो मुख्य रूप से जो है इस ये कार्य खनिज लवण का जो है हमारे शरीर के अंदर होता है और ये इन्हीं में क्या होते हैं, पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाते हैं। अतिरिक्त कार्य जो है ये नहीं करते हैं। शरीर में इतनी सारी क्रियाएं होती हैं, इतनी सारी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं कि हमारे खनिज लवण जो है वो इन्हीं क्रियाओं को जो है वो पूर्ण करते हैं, अतिरिक्त कार्य ये नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट 6वें की बात करते हैं हम लोग, तो जल की, वाटर की बात करते हैं। प्राथमिक कार्य की यदि हम लोग बात करें तो शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण ये मुख्य कार्य है और अतिरिक्त कार्य में क्या है, निर्माण करना और शरीर की जो कोशिकाएं हैं या जो ऊतक हैं उनमें किसी तरीके के रिपेयर की जरूरत है, स्पेशली कोशिकाओं में, तो वो उनकी मरम्मत का कार्य करते हैं। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 6 तरह के न्यूट्रिएंट्स को हम लोग देख रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल। इनके मुख्य कार्यों को यदि हम लोग देखें तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर का निर्माण करना, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर की रक्षा करना। वसा का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना, विटामिन का मुख्य कार्य शरीर की रक्षा करना, शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करना। खनिज लवण का मुख्य कार्य शरीर को रक्षा प्रदान करना, क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करना और इसके साथ साथ शारीरिक निर्माण एवं मरम्मत का कार्य करना। और जल की यदि बात करते हैं तो शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण इसका मुख्य कार्य होता है। यदि अतिरिक्त कार्यों में देखें तो कार्बोहाइड्रेट का अतिरिक्त कार्य क्या है, शारीरिक निर्माण और उसका मरम्मत करना। प्रोटीन का अतिरिक्त कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वसा का अतिरिक्त कार्य क्या है, शरीर में किसी तरीके का यदि कुछ निर्माण कार्य जो है वो करना है तो शरीर निर्माणक तत्व के रूप में कभी कभी प्रयोग में लिया जाता है। विटामिन का अतिरिक्त कार्य क्या है, तो शारीरिक निर्माण एवं जो कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत करना। खनिज लवण का कोई अतिरिक्त कार्य नहीं है। जल की बात करें तो शारीरिक निर्माण एवं मरम्मत का कार्य करना। तो इस तरीके से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं इनके जो है वो फंक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इनके फंक्शंस को यदि हम लोग देख रहे हैं, ये पूरे फंक्शंस यानी कि ये पूरे कार्य देखने के पश्चात इनसे रिलेटेड यानी कि इन पोषक तत्वों से संबंधित या इन पोषक तत्वों को इंक्लूड करके जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, जो आहार हम ग्रहण करते हैं, कहीं ना कहीं ये सारे ही जो आहार में शामिल होने वाले जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं, ये सभी जो है विभाजित किए जाएंगे जो हमारे भोजन का कार्य है उन कार्यों के आधार पर। तो कार्यों के आधार पर यदि हम लोग वर्गीकृत करने की कोशिश करें कि आहार को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, तो याद रखिएगा, एक तो हमारे जो है निर्माणक तत्व के रूप में हम उनको वर्गीकृत करेंगे, दूसरा ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों के रूप में हम उसको वर्गीकृत करेंगे और तीसरा जो है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हम उसको क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो आहार के वर्गीकरण का ये पहला पार्ट, ये पहला भाग, ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलें हम आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ेंगे अपने दूसरे वर्गीकरण पे। ठीक है, हम बढ़ेंगे दूसरे वर्गीकरण पे। दूसरा वर्गीकरण क्या है, नश्वरता के आधार पे यानी कि बेस्ड ऑन पर्शिबिलिटी। ठीक है, नश्वरता के आधार पे अर्थात भोजन जो है कितनी देर तक सुरक्षित रह सकता है, कितनी देर तक खराब हो सकता है, यानी कि जो उसकी क्षमता है, बेसिकली जो उसके सही रहने की जो क्षमता होती है, हम उसको जो है आधार मानकर जो है इसको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो नश्वरता के आधार पर यानी कि भोज्य पदार्थों के नश्वर अर्थात खराब होने की क्षमता के आधार पर इसे 3 भागों में, लोगों के कॉल काटते रहो, फिर भी जो है लोग कॉल करते रहते, मुझे समझ में नहीं आता उनको समझ में क्यों नहीं आता है। चलें, भोज्य पदार्थों के नश्वर अर्थात खराब होने की क्षमता के आधार पर इसे 3 भागों में
वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। देखें कौन कौन से भाग हैं। नश्वरता के आधार पर जो है हम लोग आहार का वर्गीकरण कर रहे हैं। जो पहला वर्गीकरण होता है वो होता है नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, अर्थात नॉन परिशेबल फूड। ठीक है, जो पहला प्रकार है वो क्या है? नॉन परिशेबल फूड। जो दूसरा भाग होता है उसे हम कहते हैं अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ, अर्थात सेमी परिशेबल फूड, दूसरा हो गया। और तीसरा जो होता है वो होता है नश्वर भोज्य पदार्थ, अर्थात परशिबल फूड, ऐसे फूड जो बहुत जल्दी तुरंत ही जो है वो खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह से हम इसको वर्गीकृत करते हैं, नश्वरता के आधार पे यानी कि खराब होने के आधार पे, क्षमताओं के आधार पे, या परशिबिलिटी के आधार पे। नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ और नश्वर भोज्य पदार्थ। तो एक बार हम इन तीनों को जो है एक एक 1 बाय 1 जो है वो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर का फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, नॉन परशिबल फूड। तो क्या होते हैं ये? ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको कई महीनों, याद रखेंगे, देखें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिनको कई महीनों या साल भर तक संग्रहित करके रखा जाए फिर भी वो खराब नहीं होते हैं। कई महीनों तक हम उनको संग्रहित कर रहे हैं, संग्रहित करके रख रहे हैं, हम उनको प्रिजर्व करके रख रहे हैं, हम उनको पूरी तरीके से जो है संरक्षित किए हुए हैं, लेकिन फिर भी इतने टाइम तक रखने के बाद भी वो क्या होते हैं? खराब नहीं होते हैं। ऐसे जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, अर्थात नॉन परशिबल फूड के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको कई महीनों तक हम यदि संरक्षित रखते हैं, संग्रहित रखते हैं, और या फिर साल भर तक उनको संग्रहित रखते हैं, फिर भी वो खराब नहीं होते हैं। ये सारे ही भोज्य पदार्थ हमारे कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो भोज्य पदार्थों का जो वर्गीकरण किया है हमने, उसके वर्गीकरण का जो पहला भाग है नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, इस वर्गीकरण के अंतर्गत जो है ये आते हैं। यदि एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो अनाज है, देखें आप, अनाज है, अनाज को जो है हम पूरे साल भर तक जो है आराम से रख सकते हैं, संग्रहित करके रख सकते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। गेहूं साल भर रखा जा सकता है, चावल साल भर से बहुत ज़्यादा रखा जा सकता है। यदि अच्छे से उसको रखें तो बासमती चावल 2 साल पुराना, 3 साल पुराना एज करके रखा जाता है, एंड फिर भी वो सही रहता है। दालें हैं, तो इस तरीके से अनाज हो गया, दाल हो गया। मसालों की हम बात करते हैं, जीरा है, धनिया है, मेथी है, कलौंजी है, अजवाइन है, ये सब हम पूरे कई महीनों तक और साल भर तक, या हो सकता है साल के ऊपर भी जो है हम लोग इसको अच्छे से रख सकते हैं, ये खराब नहीं होते हैं। अचार की बात करते हैं हम लोग, अचार भी जो है साल भर तक बहुत आराम से चलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरे साल भी अचार खाया जाता है, वो खराब नहीं होता है। नमक नहीं खराब होता है, तेल नहीं खराब होता है। चीनी की हम लोग बात करें, साल भर या कई महीनों तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। गुड़, मिर्ची, हल्दी इत्यादि को क्या किया जा सकता है? बहुत दिनों तक जो है वो सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है। तो बहुत दिन तक ये चलते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो ऐसे जो भोज्य पदार्थ हैं हमारे, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। और यदि आधार इनका देखा जाए तो आधार क्या है? जो भोजन या आहार का वर्गीकरण है, उसका जो दूसरा आधार है नश्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। तो उनके आधार पे यदि हम लोग देखें तो ये पहले आधार का ये क्या है? भाग है। याद रखेंगे, ऐसे भोज्य पदार्थ जो कई महीनों से लेकर के साल भर तक खराब नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, अनाज, दाल, मसाला, अचार, तेल, गुड़, चीनी, हल्दी इत्यादि जो है वो क्या है? इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट दूसरा आते हैं अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ। अर्धनश्वर भोज्य पदार्थ क्या है? ऐसे भोज्य पदार्थ जो 1 सप्ताह, याद रखेंगे, जो 1 सप्ताह के से, यहाँ पे से होगा, 1 सप्ताह से
कुछ महीनों तक संग्रहित रखे जाते हैं और फिर भी वो खराब नहीं होते हैं। ठीक है, 1 सप्ताह से लेकर के कुछ महीनों तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उनको संग्रहित रख सकते हैं, लेकिन वो खराब नहीं होते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जो है वो अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो कौन कौन से भोज्य पदार्थ इनमें शामिल किए जाते हैं? तो देखें आप, सत्तू। सत्तू क्या होता है? सत्तू क्या होता है? जो चना है, जो खड़ा चना होता है, उसको भून करके जब उसको पीस दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सत्तू कहते हैं। कई बार उस चने के साथ साथ जौ को भी भून करके उसके साथ ही पीस दिया जाता है, तो ये भी क्या होता है? सत्तू होता है। तो यदि चना जो है, चना को हम प्रिजर्व रखते हैं, तो चना जो है, साबुत चना पूरे साल भर तक हम अच्छे से रख सकते हैं, वो खराब नहीं होता है। नश्वर न होने वाले भोज्य पदार्थों में वो शामिल होता है। लेकिन जब हम उसको पीस देते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी नमी आ जाती है, और जहां पे नमी आने लगती है, नमी के कारण जो है खाद्य पदार्थ हमारे क्या होते हैं? खराब होने लगते हैं। तो इस कारण से जो है कुछ सप्ताह से लेकर के कुछ महीनों तक जो है ये क्या होते हैं? प्रिजर्व रहते हैं। भुना चना बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हम लोग। बेसन अगेन जो है उसमें कहीं ना कहीं नमी के कारण जो है वो खराब होने लगते हैं, उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ने लगते हैं। आटा का भी वही हाल है। अंडा भी जो है वो बहुत जल्दी, यदि आप देखें 15 दिन के अराउंड जो है वो ठीक रहता है, देन उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं खराब होने लगता है। आलू की बात करें तो आलू यदि आप शॉप से खरीद के लाते हैं या आपके घर में यदि रखा हुआ है, तो ऐसे खुले में नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल उसको ठंडी जगह में रखना होता है। कोल्ड स्टोर में जो है वो आलू को संग्रहित किया जाता है, एंड जैसे जैसे आवश्यकता होती है वहां से निकाला जाता है। तो इस तरीके से नींबू है, पोहा है, दलिया है, नमकीन है, सूजी है, मूंगफली है, ये क्या होते हैं? ये अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ मॉइस्चर जो है वो साथ में इंक्लूड हो जाता है। वही दलिया की हम लोग बात करें, केवल गेहूं यदि हम संरक्षित रखते हैं तो पूरे साल भर तक रख सकते हैं, लेकिन जब हम उसको ब्रेक करते हैं, यानी कि टूटता है, जब वो दलिया बनता है, या फिर जब हम सूजी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें जो है वो किसी भी तरीके से थोड़ी नमी जो है वो आती है, और वहां से जो है वो भोज्य पदार्थ हमारे थोड़े खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ अर्थात सेमी परशिबल फूड के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। और तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं नश्वर भोज्य पदार्थ। ठीक है, थर्ड जो हमारा टाइप है ये क्या है? नश्वर भोज्य पदार्थ अर्थात पेरिशेबल फूड। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको कुछ घंटों, याद रखेंगे, केवल कुछ घंटों से कुछ दिनों तक केवल संग्रहित रखा जाए और वे खराब नहीं होते हैं, तो उन्हें नश्वर भोज्य पदार्थ कहा जाता है। केवल कुछ घंटे तक सही रहें, कुछ दिनों तक ही सही रहें, यदि उसके बाद आप इसको रखते हैं तो ये खराब होने लगते हैं। तो ऐसे जो भोज्य पदार्थ होते हैं वे नश्वर भोज्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो कौन कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं ये याद देखिए। दूध होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यदि आप रेफ्रिजरेट करके रखते हैं, यदि फ्रिज में रखते हैं तो 3 दिन, 4 दिन तक भी आप रख सकते हैं। 5वें दिन खराब हो जाएगा, 6वें दिन खराब हो जाएगा, 7वें दिन खराब हो जाएगा, इस तरीके से कुछ दिनों में ये खराब हो जाएगा। दही की बात करते हैं, अगेन वही बात है, 2 दिन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। यदि आपको उससे ज़्यादा रखना है तो आगे के 2-3 दिनों के लिए आपको उसे फ्रिज में रखना होगा, तब जाके ये चलेगा। छाछ है, लस्सी है, मांस है, मछली है, पनीर है, मावा, छेना, पत्तेदार सब्जियां, ये सब जो है तुरंत के तुरंत, इवन पत्तेदार सब्जी तो आप ये मान के चलें कि 2 दिन से ज्यादा चलती ही नहीं है, उसकी पूरी पत्तियां जो है वो मुरझा जाएंगी, बिल्कुल खराब हो जाता है वो, तो 2 दिन से ज्यादा वो चलेंगी नहीं। यदि आप फ्रिज में भी उसको रखते हैं तो भी आगे के 1 से 2 दिन ही चल सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं चल सकती हैं। तो इस प्रकार से ये नश्वर भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पेरिशेबल फूड्स के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं? मुख्य रूप से देखें आप, दूध, दही, छाछ, लस्सी, मांस, मछली, पनीर, अंडा, मावा, छेना, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो जो है इसके अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से जो है जो क्लासिफिकेशन हमने देखा, क्लासिफिकेशन हमारा क्या था? सेकंड क्लासिफिकेशन था नश्वरता के आधार पर भोजन का वर्गीकरण, नश्वरता के आधार पर आहार का वर्गीकरण, या नश्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। हमने 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया, नश्वर नहीं होने वाले भोज्य पदार्थ अर्थात जो कई महीनों से साल भर तक सुरक्षित रहते हैं, खराब नहीं होते हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आएंगे। देन
कुछ सप्ताह से लेकर के कुछ महीनों तक जो सुरक्षित रहते हैं, खराब नहीं होते हैं, वो हमारे अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आएंगे। कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक जो भोज्य पदार्थ संग्रहित किए जा सकते हैं, वो सभी भोज्य पदार्थ नश्वर भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आएंगे। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन है, जो भोजन का वर्गीकरण है, उसका जो दूसरा आधार है, ये दूसरा आधार भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब तीसरा चौथा आधार हम आगे बढ़े, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखें आप, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ शीघ्रता से खराब या नश्वर यानी कि प्रेशिबल हो जाता है? पहला है साबुत अनाज, दूसरा है बेसन, तीसरा है पालक और चौथा है आलू। क्विकली जो है आप आंसर करेंगे, क्विकली आप आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत आप करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करने के साथ साथ आंसर को टिक करेंगे और टिक करने के साथ साथ मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ शीघ्रता से, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मेंशन ही किया गया है शीघ्रता से। शीघ्रता से क्या हो जाता है, नश्वर अर्थात खराब हो जाता है। शीघ्रता से जब हम लोग नश्वर या प्रेशिबल होने वाली बात करते हैं, तो यदि साबुत अनाज की बात करते हैं तो ये तो लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक क्या होते हैं, ये संग्रहित रहते हैं, खराब नहीं होते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है। बेसन की यदि बात करते हैं तो बेसन भी जो है चूंकि अनाज से ही जो है वो बनाया जाता है, बेसन भी जो है वो अनाज से बन रहा है, इस वजह से जो है वो कुछ दिनों तक संग्रहित होता है। लेकिन जब हम चने को पीस देते, जब भून देते हैं, पीस देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें नमी बरकरार होती है और कुछ अनाज से जो है कुछ कम समय तक ये चलता है, लेकिन फिर भी चलता है, शीघ्रता से खराब नहीं होता है। जबकि पालक की हम लोग बात करें तो पत्तेदार सब्जियों में जो है ये काउंट होता है, पत्तेदार सब्जी का रूप है और 1 से 2 दिन में ये क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। आलू की हम लोग बात करें तो आलू भी हमारा जो है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन आराम से चल सकता है। तो कुल मिला करके यदि शीघ्रता से जो है वो खराब होने वाले भोज्य तत्वों की हम लोग बात करें, शीघ्रता की बात करें, तो कौन सा तत्व है, तो याद रखेंगे पालक जो है वो शीघ्रता से खराब हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पालक होगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। जैम तथा जेली को संग्रहित करने के लिए किस परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जाता है? किस परिरक्षक का हम प्रयोग करते हैं? ए है पोटेशियम मेटाबाइसल्फर, बी है सोडियम बेंजोएट, सी है एसिटिक एसिड और डी है उपरोक्त सभी। क्विकली जो है आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे प्रश्न को। कॉपी में नोट डाउन करने के बाद सही क्वेश्चन का जो आंसर आपको लग रहा है उसको टिक करेंगे एंड टिक करने के बाद जो है मेरे आंसर के साथ इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चले इस प्रश्न का उत्तर जो है जैम तथा जेली को संग्रहित, याद रखेंगे संग्रहित करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव प्रयोग में लिया जाता है, उस प्रिजर्वेटिव में जो है जो परिरक्षक प्रयोग में लिया जाता है, इसमें जो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फर भी शामिल होता है, इसमें सोडियम बेंजोएट भी शामिल होता है और इसमें एसिटिक एसिड भी जो है वो क्या होता है, शामिल होता है। तो कुल मिलाकर के जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए तीसरे प्रश्न पे। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन आपकी कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्विकली आप रिप्लाई करेंगे 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी पाई जाती है? तो यहाँ पे 4 कैलोरी, 7 कैलोरी, 9 कैलोरी और 11 कैलोरी। चलें देखें, क्वेश्चन है 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन की बात की जा रही है। इस प्रोटीन से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पे 1 ग्राम प्रोटीन से जो है लगभग 4 कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है शायद प्रोटीन का कैलोरी के साथ मैंने नहीं आपको बताया था। यदि हम यहाँ पे जो है पोषक तत्व की बात करें और यहाँ पे जो है प्राप्त कैलोरी की बात करें, तो यहाँ पे पोषक तत्वों में पहला पोषक तत्व हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इससे कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो इससे 4 कैलोरी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, यदि दूसरा
हम वसा की बात करें तो वसा से 9 कैलोरी प्राप्त होती है, और यदि तीसरा हम प्रोटीन की बात करें तो इससे 4 कैलोरी प्राप्त होती है। और यदि परफेक्टली ये जो है हमने जो ये बात कही, ये जो है सारी पुस्तकों में सभी जगहों पे जो है ये आपको यही दिखेगा, और ये इसीलिए जो है कभी भी लिखा जाता है तो किस में लिखा जाता है, लगभग में लिखा जाता है। लेकिन वृंदा सिंह की पुस्तक को यदि आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट लगभग जो है, लगभग नहीं, इन्होंने सीधा सीधा 4.2 कैलोरी की बात की है। ठीक है, देन यदि वसा की हम लोग बात करते हैं तो इसको 9.1 कैलोरी, और यदि प्रोटीन की बात करते हैं तो ये भी जो है 4.2 कैलोरी। उन्होंने अपनी पुस्तक में जो 2021 में जो अपडेटेड किताब आई है उसमें इसको मेंशन किया है। तो याद रखेंगे, कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होंगे। सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में से 4 कैलोरी ऊर्जा 4 कैलोरी जो है वो प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी प्राप्त होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी प्राप्त होती है। लेकिन यदि किसी परीक्षा में, किसी ऑप्शन में यदि प्रोटीन पूछा गया और प्रोटीन में यदि 4 की जगह 4.2 कैलोरी आता है तो 4.2 कैलोरी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। याद रखिएगा, 4.2, यदि 4 नहीं आता है, 4.2 आता है तो आपका वो भी करेक्ट होगा। तो 4 कैलोरी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, 9 कैलोरी जो है वो वसा के परिप्रेक्ष्य में आप ये याद करेंगे, ये लगभग है। यदि 9.1 आता है तो भी वसा के लिए वो सही है। यदि 4.1 आपके प्रोटीन के लिए आता है तो भी जो है वो प्रोटीन के हिसाब से सही है। तो लगभग जो है वो 4 कैलोरी 9 कैलोरी कहा जाता है। जहां पे भी मेंशन है लगभग 4 and 9 कैलोरीज जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा के परिप्रेक्ष्य में जो है वो मेंशन होता है। तो ये आप थोड़ा सा जो है इसको ध्यान में रखेंगे। हमारा प्रश्न था 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4 कैलोरी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो 4 कैलोरी हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन का प्राथमिक कार्य नहीं है। ए है शारीरिक निर्माण, बी है ऊर्जा प्रदान करना, सी है कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत करना, और डी है शारीरिक सुरक्षा करना। कॉपी में नोट डाउन करेंगे, एंड नोट डाउन करने के बाद जो है इसका करेक्ट आंसर टिक करेंगे, मेरे ऑप्शन के साथ इसको क्या करेंगे, मैच करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है प्रोटीन का प्राथमिक कार्य। देखें आप यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड बिंदु है, नहीं है। प्रोटीन का प्राथमिक कार्य नहीं है। शारीरिक निर्माण, तो शारीरिक निर्माण तो है भाई, प्राथमिक कार्य है, शरीर का निर्माण ही तो करता है वो। कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत, ये भी उसका प्राथमिक कार्य है। शारीरिक सुरक्षा, ये भी उसका प्राथमिक कार्य है। जबकि ऊर्जा प्रदान करना उसका क्या है, सेकेंडरी या अतिरिक्त कार्य है। ये क्या है, इसका अतिरिक्त कार्य है। ठीक है, प्राथमिक कार्य नहीं है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना अतिरिक्त कार्यों की श्रेणी में आता है। तो प्रोटीन का प्राथमिक कार्य नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऊर्जा प्रदान करना। तो इस प्रकार से जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के अंतर्गत दो आधारों पे बेस्ड हम लोगों ने 2 क्लासिफिकेशन को पूरी तरीके से अध्ययन में ले लिया। आगे के जो 3 हमारे वर्गीकरण है, तीनों वर्गीकरण को हम अगली कक्षा में लेंगे। यदि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।